नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेट पॉसिबल प्रेजेंट्स द करंट अफेयर शो में। आज के शो हम चर्चा करेंगे दिसंबर 15 के करंट अफेयर के बारे में। चलिए देखते हैं आज कौन कौन से मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। आज सबसे पहले हम देखेंगे ईरान, भारत और उज्बेकिस्तान चाबहार बंदरगाह पर अपनी पहली त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करेंगे। इसके बारे में डिस्कस करेंगे इजराइल और भूटान ने अपने हाल ही में औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। इसके बाद हम जानेंगे सिनेमोस्कोप के बारे में। फिर देखेंगे हाल ही में भारत की राष्ट्र मातृभाषा हिंदी विश्व की तीसरे सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा बन गई है। इसके बाद देखेंगे यूनेस्को ने हाल ही में मुजीबुर रहमान के नाम पे एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की, तो जानेंगे मुजीबुर रहमान के बारे में। और इसके बाद देखेंगे हाल ही में रामानुजन पुरस्कार 2020 घोषित किए गए, देखेंगे किसको पुरस्कार मिला। इसके बाद देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर के बारे में। और अंत में हम डिस्कस करेंगे वन लाइनर ऑफ द डे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। भाई पहली खबर है आज ईरान, भारत और उज्बेकिस्तान चाबहार बंदरगाह पर पहली त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। ठीक है, तो यह बैठक जो है डिप्टी मंत्री स्तर पे होगी और इस बैठक का मूल मंत्र यही होगा कि किस तरीके से चाबहार बंदरगाह का यह तीनों देश मिलकर अच्छे से उपयोग कर सकें, किस प्रकार से अपने ट्रेड को बढ़ावा दे सकें, किस तरीके से अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें। तो हम यहाँ पे जानेंगे जो मेन बातें हैं इस खबर में। चाबहार बंदरगाह, ईरान, भारत और उज्बेकिस्तान, इनके बारे में। सबसे पहले चाबहार बंदरगाह जान लेते हैं। ये कहाँ स्थित है? ये ईरान में स्थित है। कहाँ पे? ओमान की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है, ये दो बंदरगाहों को मिला के बना है। कौन से? शाहिद कलंतरी बंदरगाह और शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? क्योंकि इसमें हमने पाकिस्तान को आइसोलेट किया है। पहले हमारा जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में व्यापार होता था, ट्रेड होता था, वो पाकिस्तान के थ्रू होके जाता था, रास्ता उसके थ्रू होता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की आतंकवादी नीतियों के कारण हमने उसको आइसोलेट किया है और इस कारण से हमने ईरान के थ्रू इस ट्रेड को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। और ईरान में इस ट्रेड में सबसे अहम पहलू निभाएगा चाबहार बंदरगाह, जो कि पाकिस्तान की सीमा के काफ़ी नज़दीक स्थित है। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये संयुक्त रूप से भारत, ईरान और अफगानिस्तान के द्वारा विकसित किया गया है। लेकिन इस खबर में है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान किस तरीके से इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उज्बेकिस्तान की सीमा लगती है अफगानिस्तान से। तो हम ईरान पहले यहाँ भारत से सामान को ईरान भेजेंगे, फिर ईरान में अफगानिस्तान के थ्रू होते हुए दूसरी सेंट्रल एशियन कंट्रीज में वो सामान जाएगा हमारा। इससे हमारा ट्रेड बढ़ेगा, अब हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। यही कारण है कि हम इस मुद्दे को लेके आगे बढ़ रहे हैं। अब इन देशों के बारे में जान लेते हैं जो यहाँ मेंशन है। सबसे पहले जानते हैं हम लोग उज्बेकिस्तान के बारे में। तो ये एक सेंट्रल एशियन कंट्री है अर्थात मध्य एशियाई राष्ट्र है। इसकी राजधानी ताशकंद है। इसकी मुद्रा है उज्बेकिस्तान सोम। इसकी सीमाएं लगती हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से। और शौकत मिर्जियोव वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति हैं, हमें इनका नाम याद रखना है। इसके बाद कुछ बातें ईरान के बारे में। तो ईरान पश्चिम एशिया में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? तेहरान है। इसकी सीमाएं अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान से लगती हैं। और इसके वर्तमान में राष्ट्रपति हसन रूहानी हैं। चलिए अब इस खबर को मैप के माध्यम से जान लेते हैं एक बार। देखिए मैप में ये हमारा प्यारा भारत, इसके बाद ये पाकिस्तान जिसको हमने यहाँ पे आइसोलेट किया है क्योंकि इसके पहले जो हमारा व्यापार होता था ये हमारे जम्मू कश्मीर की सीमा से होते हुए इन बॉर्डर्स के थ्रू हम अफगानिस्तान पहुँचते थे, उसका सेंट्रल एशियन कंट्रीज जाते थे। लेकिन अब क्या है हमारा? अब हम पहले अपने सारे सामान को शिप के थ्रू हमारे जो वेस्टर्न इंडिया के पोर्ट्स हैं जो इधर स्थित हैं, इन पोर्ट्स के थ्रू अपने सामान को पहले हम चाबहार भेजेंगे। चाबहार से एक रेल लाइन विकसित की जा रही है जो कि अफगानिस्तान तक जाएगी। उस रेल लाइन के थ्रू हमारा सामान अफगानिस्तान जाएगा। इसके बाद अफगानिस्तान के थ्रू हम अदर सेंट्रल एशियन कंट्री भी, चाहे तुर्कमेनिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, इन कंट्रीज में सामान भेजेंगे। तो उज्बेकिस्तान की सीमा चूंकि देखिए ये यहाँ पे है, ये अफगानिस्तान से लगती हुई सीमा है, इसलिए जो है उज्बेकिस्तान हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये खबर थी। चलिए अगली खबर तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है? इजराइल और भूटान ने अपने औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, तो कब स्थापित किए? हाल ही में 2 दिन पूर्व इन्होंने अपने इस संबंधों को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। तो खबर क्या है कि इजराइल और भूटान ने नई दिल्ली में एक औपचारिक समारोह में राजनयिक संबंध स्थापित किए। इसके पहले दोनों देशों के बीच कोई राजनयिक संबंध नहीं था। ना ही भूटान का राजदूत इजराइल में था, ना ही इजराइल का कोई राजदूत भूटान में था। जब दोनों देश एक दूसरे के कैपिटल में अपने अपने राजदूतों को भेजते हैं तो हम बोलते हैं कि उनके राजनयिक संबंध स्थापित हो गए। मतलब इस देश का एक रिप्रेजेंटेटिव उनके देश में है, उनके देश का एक रिप्रेजेंटेटिव उनके दूसरे के देश में है, तब राजनयिक संबंध स्थापित होते हैं। और इसके अलावा क्या हुआ? दोनों देशों ने जल प्रबंधन, कृषि, स्वास्थ्य सेवा आदि के क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
और वर्तमान में भूटान के बारे में तो ये है कि भूटान के सिर्फ पूरे विश्व में 54 देशों के साथ में राजनयिक संबंध है, ठीक है, 54 देशों और यूरोपियन यूनियन, ठीक, इनके साथ सिर्फ इनके पूर्ण राजनयिक संबंध है। हालांकि भूटान एक बहुत शांतिप्रिय देश है, लेकिन अपने सीमित संसाधनों के साथ वो अपने देश की तरक्की कर रहा है। तो देखिए, अभी हाल ही में आपको मैंने बताया था कि इजराइल ने बहरीन, सूडान और संयुक्त अरब अमीरात के साथ अपने रिश्ते बनाए थे, और कल मैंने बताया था आपको उन्होंने मोरक्को के साथ भी इन रिश्तों को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है अमेरिका के कहने पे। तो इजराइल काफ़ी आगे बढ़ के अपनी फॉरेन पॉलिसी को बढ़ा रहा है। कुछ बातें इजराइल और भूटान के बारे में जान लेते हैं जो कि यहाँ पे मेंशन है। इजराइल ये एक मिडिल ईस्ट की मध्य पूर्व भूमध्य सागर पर स्थित एक देश है। इसकी राजधानी यरूशलेम है। उसका सबसे बड़ा शहर क्या है? तेल अवीव, ठीक है, नाम याद रखना आपको। इसकी मुद्रा है इजरायली शेकल, और वर्तमान में वहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और रियूवेन रिवलिन वहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। इसके कुछ बातें भूटान के बारे में। तो भूटान एशिया की एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री वो होती है चारों ओर से दूसरे देशों से घिरी होती है, जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं होती है, ठीक है। उसकी राजधानी क्या है? भूटान की थिम्पू है, और वहाँ की मुद्रा क्या है? नगुल्ट्रम वहाँ की मुद्रा है। और वर्तमान में वहाँ के प्रधानमंत्री लोटे टीशिंग वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति वहाँ पर नहीं होते हैं, वहाँ पर राजा का शासन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर क्या है हमारी? सिनेमोस्कोप, ठीक है। तो सिनेमोस्कोप में देखिए मैंने यहाँ पे SCO को बड़ा किया है। इस SCO का मतलब है सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या है? हाल ही में भारत ने क्या किया है? संघाई सहयोग संगठन के राजनयिकों के लिए एक मूवी श्रृंखला जिसका नाम रखा है सिनेमोस्कोप, ठीक है। ये बीजिंग में शुरू किया गया है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि रूसी भाषा में डब की गई भारतीय पिक्चरों को हर महीने प्रदर्शित किया जाएगा, और इसकी शुरुआत होगी 3 इडियट्स से, ठीक है। और ये जो है कब तक चलता रहेगा? 2023 में SCO काउंसिल ऑफ हेड्स की जब तक बैठक होती रहेगी तब तक ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा कि हर महीने जो है 20 पिक्चरें दिखाई जाती रहेंगी, माफ कीजिएगा 2 दर्जन पिक्चरें दिखाई जाती रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे खबर सिर्फ क्या है कि सिनेमास्कोप, इसका संबंध किस चीज़ से है? इसका संबंध SCO से है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और मेन का दूसरी चीज हमें SCO के बारे में जानना होगा। SCO क्या है? यह 8 देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें सिर्फ 6 देश थे, लेकिन 2017 में भारत और पाकिस्तान के शामिल हो जाने से इसमें कुल 8 देश हो गए हैं। तो भारत और पाकिस्तान के अलावा अन्य कौन से देश इसमें शामिल हैं? तो अन्य देश हैं चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। और इसका मुख्यालय SCO कहाँ स्थित है? बीजिंग में। तो आपको कंफ्यूज इस बात में नहीं होना है अगर एग्जाम में आपसे पूछ दे कि SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको अगर ऑप्शन में सांघाई और बीजिंग दे दे तो आपको बीजिंग टिक करना है, सांघाई पे कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ नाम उसका सांघाई रखा गया है क्योंकि उसकी स्थापना सांघाई में हुई थी, इसलिए। बाकी उसका मुख्यालय बीजिंग में है। चलो थोड़ा मैप के बाद में से जान लेते हैं इस खबर को। तो ये देखिए जो कंट्री कलर की हुई है ये वो कंट्रीज हैं जो कि SCO की मेंबर कंट्रीज हैं। और एक खास बात इस मैप में ये है कि इसमें वो कंट्री हैं जिनकी सीमाएं चीन से लगती हैं। देख लीजिए रसिया जो कि मेंबर है, उसकी सीमा चीन से लग रही है। कजाकिस्तान चीन से लगती हुई सीमा। यहाँ पे आप देख लीजिए किर्गिस्तान, इसकी सीमा चीन से लगती है। तजिकिस्तान, पाकिस्तान का जो हमारा इन्होंने कब्जा कर रखा है POK वाला पोर्शन, उसकी भी सीमा चीन से लग रही है। भारत की सीमा चीन से लग रही है। तो ज़्यादातर देश वो हैं जिनकी सीमाएं चीन से लग रही हैं, एक्सेप्ट उज्बेकिस्तान को छोड़ के, ठीक है। तो हमें इस बात को ख्याल रखना है। और ये एक पावरफुल एशिया का एक पावरफुल संगठन है, और तकरीबन विश्व की 40% आबादी को कैटर करता है ये संगठन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है? ये अगली खबर हमारे लिए गर्व करने वाली है कि भारत की जो मातृभाषा है हिंदी, वह विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बन गई है, ठीक है। तो हाल ही में एथनोलॉग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट उसने बताया है कि हिंदी विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा बन गई है। वर्तमान में कितने लोग इसको बोलते हैं? लगभग 637 मिलियन लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। हालांकि अंग्रेजी विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जिसका इस्तेमाल कितने लोग करते हैं? 1268 मिलियन लोग अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वहीं चीन की मैंड्रिन भाषा है उसका इस्तेमाल 1120 मिलियन लोग करते हैं, ठीक। तो आपको ये डेटा याद रखना है इंडिया के बारे में कि हिंदी भाषा का इस्तेमाल 637 मिलियन लोग करते हैं। और हिंदी जो है विश्व की तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, जबकि पहले पे इंग्लिश और दूसरे पे चीन की भाषा मैंड्रिन है, ठीक। तो हिंदी भाषा के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं हम लोग। हिंदी जो है भारत की प्रमुख भाषा है, और हिंदी लगभग
देश की 40% जनसंख्या इसका उपयोग करती है। ठीक है, ये किस शाखा की भाषा है? तो ये इंडो यूरोपियन भाषा है, जिसकी हिंद आर्य शाखा से संबंधित है। और 2011 की जनसंख्या के अनुसार 43.63% लोग देश के हिंदी भाषा का उपयोग मातृभाषा के रूप में करते हैं। और हिंदी दिवस मनाया कब जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को अनुच्छेद 343 के तहत भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में चुना था। इसके अलावा भारत की एक और आधिकारिक भाषा है इंग्लिश। ठीक है, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं। ठीक है, तो हमें ख्याल रखना है कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूनेस्को ने शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, ये किस क्षेत्र में दिया जाएगा? ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दिया जाएगा। कब से? 2021 से। किसके नाम पर? शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर। ठीक, शेख मुजीबुर रहमान कौन थे? बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, याद रखना है कि शेख मुजीबुर रहमान का संबंध बांग्लादेश से है। ठीक, ये पुरस्कार क्यों दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा? तो ये युवाओं की वैश्विक आर्थिक पहल को पुरस्कृत करने के लिए 2 साल में एक बार दिया जाएगा। ठीक है, ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सांस्कृतिक श्रमिकों संगठनों को असाधारण कार्यों को पुरस्कृत करने के लिए दिया जाएगा। और इस वर्ष की खास बात यह है कि इस वर्ष बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी मना रहा है। मतलब अगर शेख मुजीबुर रहमान जिंदा होते तो 100 साल के हो गए होते अब। ठीक है, इसके अलावा यूनेस्को 2021 को किस रूप में मना रहा है? यूनेस्को ने 2021 को सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो हमें भी ख्याल रखना है, अक्सर पूछ देता है कि ये वर्ष किस रूप में मनाया जा रहा है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2021 को सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। और वर्तमान में यूनेस्को तकरीबन 23 पुरस्कार दे रहा है अलग अलग संगठनों और हस्तियों के नाम पर। ठीक है, तो कुछ बातें शेख मुजीबुर रहमान के बारे में। मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे और उन्होंने वहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया। इनको बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है, क्योंकि बांग्लादेश का स्वतंत्रता आंदोलन था जो पाकिस्तान से उन्होंने काफ़ी समय तक लड़ा, वो उसके अगुआ थे। ठीक है, इसके अलावा उन्हें बंग बंधु की उपाधि भी दी गई। ठीक है, तो हमको ये बातें ख्याल में रखनी है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर तरफ। अगली खबर है रामानुजन पुरस्कार 2020। ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है डॉक्टर कैरोलिना आर्जो को। ठीक है, जो कि ब्राजील की हैं। ठीक, हमें नाम याद रखना है, डॉक्टर कैरोलिना आर्जो, जो कि ब्राजील की निवासिनी है। इनको दिया गया है पुरस्कार, और ऐसा ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली वो पहली गैर भारतीय हैं। ठीक है, तो याद रखना, अब तक ये पुरस्कार से भारतीय लोगों को ही मिलता रहा है, लेकिन पहली गैर भारतीय हैं इनको यह पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? उन्होंने बीजगणितीय ज्यामिति में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार जीता है। ठीक, और वो वर्तमान में क्या कर रही है? तो वर्तमान में इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स में रियो डी जेनेरियो में जो स्थित है वहाँ की गणितज्ञ हैं। इसके अलावा कुछ बातें रामानुजन पुरस्कार के बारे में। तो उसकी स्थापना कब हुई थी? रामानुजन पुरस्कार की स्थापना 2005 में हुई थी। किसके द्वारा? ICTP नील हेनरिक एबल मेमोरियल फंड और IMU द्वारा हुई थी। ठीक, इसमें पुरस्कार कितना दिया था? तो उसमें $15,000 का पुरस्कार दिया जाता है। और ये किसे दिया जाता है? तो ये विकासशील देश के जो युवा गणितज्ञ होते हैं उनको दिया जाता है, जिनकी आयु 45 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो वर्तमान में भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग IECTP और अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ मिलकर इस पुरस्कार के लिए धनराशि प्रदान करते हैं। अब जो है नील्स हेनरिक एबल मेमोरियल फंड इस पुरस्कार से नहीं जुड़ा हुआ है, 2012 में इस पुरस्कार से अलग हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर क्या है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, जो कि 14 दिसंबर को कल मनाया गया। इससे क्यों मनाया गया? जिससे कि ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। ठीक है, और इसके द्वारा मनाया जाता है। तो ये विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक ब्यूरो है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो इसका नाम है, BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इसके द्वारा 1991 से किया जा रहा है। ठीक है, तो इस दिन क्या किया जाता है? इस दिन ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले उद्योग संस्थान, थर्मल पावर स्टेशन, जोनल रेलवे स्टेशन, नगर पालिकाओं, विद्युत वितरण कंपनियों, होटल, अस्पताल, शॉपिंग मॉल इत्यादि को पुरस्कृत किया जाता है कि उन्होंने विद्युत को बचाने के लिए आगे बढ़कर एक से बढ़कर एक कदम उठाए। ठीक है, तो ये जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो इसके बारे में, तो उसकी स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के द्वारा। और ये कि वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय संस्था से तात्पर्य वह संस्था होती है जिसकी स्थापना संसद के कानून के तहत की जाती है। ठीक है, ये एक अधिनियम के तहत हुई है, इसलिए यह है एक वैधानिक संस्था है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वन लाइनर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है हमारे आज के लिए। तो आज हम पहला वन लाइनर देख रहे हैं, चीन और पाकिस्तान के बीच साहिउन
युद्ध अभ्यास हुआ है, ठीक है। कौन सा युद्ध अभ्यास? शाहीन युद्ध अभ्यास, जो कि एक हवाई युद्ध अभ्यास है। इसमें दोनों देशों के तकरीबन 50 फाइटर जेट ने पार्ट लिया है। अगली खबर क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय संसद पर हमले की 19वीं वर्षगांठ के अवसर पर शौर्य द अनबाउंड नाम की एक पुस्तक का विमोचन किया है। तो हमें पुस्तक के नाम याद रखने, क्योंकि पुस्तक के नाम परीक्षाओं में आते हैं, ठीक है। कौन सी पुस्तक? अगर आपसे पूछ दे कि हाल ही में लोकसभा के हमले पर, भारतीय संसद के हमले की 19वीं वर्षगांठ पर किस पुस्तक का विमोचन किया गया, तो द शौर्य अनबाउंड इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। 13 दिसंबर को संसद पे हमले की 19वीं वर्षगांठ थी। इसके अलावा अगली खबर क्या है हमारी? कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में कितने प्रतिशत गिरावट आई है? तो 7% की गिरावट आई है, ठीक है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन फैक्चुअल एकदम। तुम्हें याद रखना है कि लॉकडाउन के कारण वैश्विक स्तर पर CO2 के इमिशन में 7% की गिरावट आई है। अगली खबर क्या है? अमेरिकी गायक, गिटार वादक और पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी चार्ली प्राइट का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तुम्हें याद रखना है। अगली खबर क्या है? कर्नाटक के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान कन्नड़ कवि विद्यावाचस्पति गोविंदाचार्य का 84 साल की उम्र में उडुपी में निधन हो गया है। उडुपी कर्नाटक में पड़ता है। इसके अलावा अगली खबर क्या है कि महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में एक फैसला लिया है कि सरकारी कर्मचारी जीन्स टी शर्ट पहनकर दफ्तर नहीं आ सकते हैं। इसके बाद 14 दिसंबर को रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन ने फार्मूला 1 आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स के खिताब को अपने नाम किया है। तो खेलों से जुड़े प्रश्न अक्सर पेपर में आते हैं, तो हमें नाम याद रखना है। रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन ने आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स को अपने नाम किया है। तो चलिए, आज की खबरें थी। अब मिलते हैं आपके साथ कल की करंट अफेयर में। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, इन्हें शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको यथासमय हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।